हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। अप्रत्याशित रूप से हमने देखा वर्षा के जीवन से और इस दुनिया से हर्ष जा चुका है। हर्ष विहीन वर्षा क्या करेगी। शादी के सपने देखती वर्षा विधवा के रूप में हो गई है। आज सुनते हैं भावनात्मक विधवा। वर्षा मम्मी ने संकोच भरी हिचकिचाहट से पूछा, यह सच है कि तुम्हें हर्ष से गर्व रह गया है। लखनऊ से लौटने पे वर्षा घर नहीं आई थी, सीधे स्टूडियो गई थी। अगले कुछ दिन बुखार में अभिनय के थे। सांताक्रूज हवाई अड्डे पे झिल्ली और नैन रंजन पांडे तथा निर्माता रेड्डी के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। झिल्ली और नैन रोजाना फोन तो करते ही थे, दिल्ली और लखनऊ भी उसे देखने आए थे। उसे शोक ज्वर जो था, सौजन्य चतुर्भुज। किशोर भी उससे मिलने पहले दिल्ली आया था, फिर हेमलता को लेकर लखनऊ। जीजाजी ने हर्ष के निधन को विधाता की निर्मम निष्ठुरता कहा था। मोहिनी भाभी ने संवेदना का छोटा सा पत्र भेजा था, जिसमें महादेव भाई के बहुत दुखी होने का उल्लेख था। बस पिता मूक थे। जिज्जी तुम ठीक तो हो ना। झिल्ली ने उसका हाथ थाम लिया। बड़े गॉगल्स के पीछे छिपी आंखों के साथ वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। पिछली शाम को आखिरी गोली ली थी, तय किया था अब दिन में गोलियों से दूर रहना है। अपनी दिनचर्या में इस सुरक्षा उपकरण के बिना वापस लौटने की कोशिश करनी है। पर मुंह अंधेरे से तलब तकाजा करने लगी थी। कुछ लेने को हाथ बढ़ाती तो पल भर को उंगलियां आसक्त लगने लगती। रह रहकर हलक में कांटे से चुभते और भीतर से कमजोरी की लहर उमड़ती। उड़ान के दौरान अपने पर नियंत्रण की कोशिश के साथ वह गीता पढ़ती रही। एयर होस्टेस नाश्ते की ट्रे लेकर आई, पर कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। काली कॉफी के अलबत्ता एक के बाद एक 3 प्याले पी गई। एयर होस्टेस हर बार मुस्कान के साथ खौलता पानी लाती थी। माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, वर्षा ने क्षमा याचना की। बिल्कुल नहीं मिस वशिष्ठ, हॉस्टेज ने मुस्कान के साथ इनकार में सिर हिलाया। उसकी आंखों में यह भाव था, मुझे पता है तुम कितनी विचलित हो। समाचार पत्रों ने हर्ष की मृत्यु की व्यापक रपट दी थी। अनेक सिने पत्रिकाओं ने आवरण कथा बनाई थी। कुछ ने वर्षा की तस्वीरों के साथ ब्लैक विडो एवं भावनात्मक विधवा जैसे शीर्षक दिए थे। बाहर निकलते हुए वर्षा ने फिर महसूस किया कि पल भर को पांव सुन्न हो रहे हैं। नैन, मुझे एक काली कॉफी पिला दोगे। कार के दरवाजे का सहारा लेते हुए वर्षा ठिठक गई। नैन तुरंत मुड़ गया। झिल्ली सहारा देकर उसे बिठाने लगी। काम शुरू करने की क्या जल्दी थी। लोगों का नुकसान हो रहा है झिल्ली। नैन ने उसे कागज का गिलास थमाया। वर्षा ने बड़े बड़े 4 घूंट लिए तो थोड़ी राहत मिली। मैडम, आपकी हिदायत के अनुसार पूरे 15 दिन दे दिए हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद पांडे बोले, लगभग 12 दिनों में 2-2 शिफ्टें हैं। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। किसी का शेड्यूल बनने लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं मुंह अंधेरे से आधी रात तक व्यस्त रहना चाहती हूँ। बदरंग इमारतों पे बदरंग आकाश कसा हुआ था। दिन के उजाले में अवसाद भरी मलिनता थी, हवा में उमस। वर्षा को लगा जैसे वह स्वयं इस दृश्य का हिस्सा नहीं, स्टिल लाइफ की तस्वीर देख रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे कड़वे घूंटों के साथ मुझे हर्ष रहित जीवन की आदत डालनी होगी, उसने गहरी सांस के साथ सोचा। दीदी। आधी रात को वर्षा जब घर के सामने पहुंची तो झुमकी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हल्की सिसकी के साथ वह हिली। वर्षा ने उसे गले से लगा लिया। घर हमेशा की तरह व्यवस्थित था, लेकिन बिल्कुल सुना। पीछे लहरें तट पे चूर चूर हो रही थी। पल भर वर्षा कारपेट पे कोने की जगह देखती रही, जहां हर्ष कुशन लिए बैठता था। बगल में राखदानी, कभी कभी हाथ में टीवी का रिमोट कंट्रोल। अब हर्ष यहाँ कभी बैठा नहीं मिलेगा। हतोद्या प्राप्यस्यसि स्वर्ग जित्वा या मोक्ष से, स्वामी जी ने कहा था। अगर तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, यदि तू जिएगा तो पृथ्वी भोगेगा। अतः हे कौन्ते, लड़ने का निश्चय करके तू खड़ा हो। हर्ष हारा और मारा भी गया। उसे स्वर्ग मिलने का भी कोई सवाल नहीं उठता। झुमकी बड़े पैक से घूंट लेके वर्षा बोली, अब हमारी जीवन शैली बदल रही है। याद कर उजागर सिंह, वर्षा ने दांत पीसे। उस अमावस की रात तूने क्या किया था हरामजादे। और उसका हाथ हवा में लहराया। हंटर की शराब के साथ चीख तो उभरी, लेकिन उसके साथ ओ माई गॉड भी सुनाई दिया। कट, निर्देशक चिल्लाए। वर्षा जी, कराह के साथ दीनानाथ मुस्कुराया। आपका हाथ तो ऐसे चल गया जैसे मैंने सचमुच आपका घर जला दिया हो। वर्षा क्षमा याचना कर रही थी जब निर्देशक ने कहा, मैडम आज आप अपसेट हैं। वर्षा ने हरे पत्तों वाला हाथ आगे बढ़ाया तो बकरी का बच्चा कुछ पल आशंका के साथ उसे देखता रहा। वर्षा ने पुचकारा तो वह झिझक कर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर पत्ते मुंह में ले लिए। पुआल का ढेर उसी तरह कोने में था, आसपास वैसे ही खामोशी थी। बांस के टुकड़ों का दरवाजा खुला, हल्की हवा में पेड़ सड़सड़ा रहे थे। छुट्टी के दिन मैंने आना शुरू कर दिया है हर्ष, वर्षा ने मन ही मन कहा। पिछली सुबह वह डॉक्टर मिसेज मेहता के क्लिनिक में गई थी। अपनी रिपोर्ट की ओर वह देखती रह गई थी। तब से तनाव का मंथन चल रहा था। सुबह की इस लंबी ड्राइव में आंखें भारी थी।
वर्षा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है, नीरजा ने कहा था। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। मैं हर्ष के बच्चे को स्वीकार करूंगी, यह धारणा बलवती होती जा रही थी। हर्ष उसके अब तक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पुरुष था। अनेक झंझावातों से गुजरने के बावजूद उसके साथ का रिश्ता बहुत दृढ़ और अस्थायी साबित हुआ था। अब इस संबंध का एक प्रतीक उसे मिल सकता था। हर्ष से संबंध की निरंतरता बनी रह सकती थी। यह निर्णय कंटकपद साबित होगा, यह समझना मुश्किल नहीं था। हर्ष के आत्मसंहार को उसने कायरता माना था, पर क्या वह भी कायरता दिखाए और क्लिनिक में मुक्ति पाकर बाहरी तौर पर धुली पुछी जिंदगी जीती रहे? निरर्थक विवाद में पड़ने की उसमें कोई चाह नहीं थी, लेकिन उसके पेट में जो बीज है वह सिर्फ हर्ष की ही स्मृति नहीं, उसका अपना भी अंश है। वह उन दोनों की साझी प्रतिबद्धता है और अपनी कला निष्ठा के बाद वह वर्षा का सबसे महत्वमाननीय गठबंधन है। उसे अंदाज था इस जीवन की स्वीकृति उसके आगामी जीवन की दिशा और प्रकृति बदल देगी। पेड़ों के झुंड के बीच सूखे पत्तों पर चलते हुए उसने मन ही मन कहा, मैं इस फैसले का मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। हाँ मम्मी, वर्षा स्थिर स्वर में बोली। सिल्वर सैंड में मम्मी और सुजाता पहली बार आई थी। प्रफुल्लता की जगह घर में तनाव भरा हुआ था। झुमकी चाय की ट्रे रखकर निशब्द बाहर चली गई थी। अपना फैसला लेते ही वर्षा ने अपने 4-5 प्रमुख निर्माताओं से कह दिया था, जल्दी से जल्दी मेरा काम पूरा करा लीजिए, वरना 5-6 महीने की देरी होगी। जिसे आर्थिक तंगी थी उसे वर्षा ने रियायत और सहूलियत का आश्वासन दिया। ऐसे में यह सवाल अनिवार्य था, जल्दी की वजह क्या है? वर्षा ने तय कर लिया था, कोई बहाना नहीं गढ़ेगी, सीधे सही कारण बता देगी। उनके चेहरे का भाव देखते हुए वर्षा को अनुमान हो गया आगे कैसे झंझावात का सामना करना है। मैडम, इस बार तो आपने हद ही कर दी। शाम को पांडे के साथ नाटकीय समक्षता संपन्न हुई। अब जिस डाल पे खड़ी हैं उसी पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अभी कैरियर के लिहाज से आपका शादी का फैसला ही ठीक नहीं था। शादी के बाद हीरोइन की लोकप्रियता में एकदम गिरावट आती है। पर मैं चुप रहा, फिर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब तो आपको सारी रणनीति नंबर 1 के हिसाब से तय करनी चाहिए। कंचन प्रभा ने पिछली फिल्म फ्लॉप दी है। अगर हमारी अगली रिलीज हिट हो जाती है तो हम अपना मूल्य बढ़ाकर दौड़ का निर्णायक फैसला कर देंगे। आप इमोशनल एक्ट्रेस हैं और कंचन प्रभा की तरह आपकी लोकप्रियता सिर्फ जवान लड़कों तक सीमित नहीं है। मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ, अव्वल नंबर 1 के ओहदे से 5 साल कोई आपको नहीं हिला सकता। अगर हम आर्ट सिनेमा को झटक दे तो हमारा शासन और भी लंबा खिंच सकता है। लेकिन आपने ऐसा विध्वंसक शगुफा छोड़ दिया, बच्चे वाली, और वह भी शादी के बगैर। हीरोइन के लिए इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है मैडम। पांडे जी, वर्षा ने स्थिर स्वर में कहा, मैं एक बार कह चुकी हूँ, मेरी जाति जिंदगी पर टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप जानते बूझते मक्खी निगल रही हैं मैडम। मैं मुंह पे ताला कैसे लगा लूं? आखिर मेरा हित आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने हित को मुझसे काट लीजिए। पांडे ने वर्षा को यूं देखा जैसे कि नाव में छेद कर दिया गया हो। वर्षा ने भरसक अपने को सिने पत्रिकाओं से दूर रखा, पर आते जाते बांद्रा और पैडर रोड की होर्डिंग पर तो निगाह पड़ी जाती थी। ग्लासीज के विज्ञापन तो उसके घर के आने वाले अंग्रेजी दैनिक में भी छपते थे। पत्रिकाओं से फोन आने पर झुमकी की अस्थायी प्रतिक्रिया हो गई थी, नो कमेंट्स। शुरू में दबाव इतना बड़ा कि रिसीवर उठाते ही झुमकी हेलो की बजाय नो कमेंट्स कहने लगी थी। इस पर एक बार रीटा की आवाज आई, झुमकी, मैं कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ, वर्षा को और तुम्हें निक्की की सालगिरह पे बुला रही हूँ। करदम सरिता में बाढ़ आ गई थी। वर्षा के गर्व ने राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा हासिल कर लिया था। कुछ एक ने इस स्थिति को हर्ष के साथ भी जोड़ा था। तुमने पब्लिसिटी से पहले हमें इत्तला क्यों नहीं दी? सुजाता ने विक्षुब्ध स्वर में पूछा। अव्वल तो स्टार डस्ट अपना अंक निकालने से पहले मेरे पास शेड्यूल नहीं भेजती, दूसरे मेरे आपको इत्तला करने का क्या मतलब? वर्षा का स्वर भी तीखा था। क्यों? हमको बताना तुम्हारा फर्ज नहीं था? फर्ज निभाना सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी रह गई है। मेरे होने वाले पति के शव के सामने आपने मुझ पे उलूल जुलूल अभियोग लगाए। मैं यहाँ अपने दुख दर्द के साथ अकेली जूझ रही हूँ। आपने एक बार भी पूछा कि वर्षा तुम कैसी हो? सुजाता के साथ संबंध की करवाहट की कचोट वर्षा के गले में नमी बनकर उभरने लगी। अपनी डोली उठते समय आपने कहा था हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी बांटेंगे। जब इस साझे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी आपने मुझसे मुंह फेर लिया। वर्षा ने सख्ती से शाहजहांपुरी शैली में अपने जबड़े कसे। सुजाता के सामने वह पिघलेगी नहीं। वर्षा, आखिर इस गर्व के साथ हर्ष का नाता है। मम्मी के चेहरे का भाव दूसरा था, उनका स्वर दूसरा था, उनकी दृष्टि दूसरी थी। वर्षा की शक्ति जहाँ की तहाँ थम गई। आपको फोन करने की बात एक बार मेरे मन में आई, फिर शर्म सी महसूस हुई। वर्षा अचानक ठिठक गई। उसने अनजाने ही मम्मी और सुजाता में अंतर स्थापित कर दिया है। सुजाता इसे तुरंत वर्षा की कूटनीतिक चाल मान लेगी। कुछ पलों का मौन भारी और लंबा हो गया। तुम्हें अंदाजा होगा सामाजिक रूढ़ियों के लिहाज से तुमने कैसा चुनौती भरा कदम उठाया है? सुजाता ने सधे स्वर में पूछा। वर्षा चौकन्नी हो गई। उसे लगा वह सुजाता का रण कौशल समझ रही है और एक के बाद ये सवाल उसे किस कोने में ले जाकर घेर लेंगे। उसने हामी में सिर हिलाया। हो सकता है तुम्हें सारी जिंदगी अकेले रहना पड़े। वर्षा ने सहमति प्रकट की। अभी तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है। इस बार स्वर अपेक्षा के नर्म था।
हो सकता है आगे चलकर कोई तुम्हें ऐसा मिले जिसके साथ तुम कानूनी तौर पे अपनी जिंदगी बांटना चाहो। सुजाता के शब्दों के मौलिक इस्तेमाल पे वर्षा किंचित मुग्ध हुई। तब तुम्हें अपने इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा? वर्षा ने कुछ पल सोचकर इनकार में सिर हिला दिया। सुजाता ने तत्क्षण मम्मी की ओर देखा, फिर पहले जैसी नरमी से पूछा, तुम इससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? अब मम्मी भी खोज भरी दृष्टि से वर्षा को देख रही थी। मैंने गलत नहीं समझा था, वर्षा ने सोचा। हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं बेटी, मम्मी बोली। मुझे लंबे समय तक शून्य में जीना है, वर्षा ने अटकते हुए कहा, और अब यही मेरा सहारा होगा। अगर इसकी परवरिश में हम तुम्हारी मदद न करना चाहें तो? सुजाता स्थिर दृष्टि से उसे देख रही थी। आपसे मदद मांगी किसने है? वर्षा का मुंह तमतमा उठा। मैं जैसी दीनहीन पैदा हुई थी, मेरा बच्चा वैसे पैदा नहीं होगा। वह अपनी माँ के घर में मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होगा जैसे उसका बाप हुआ था। ऐसी ओछी बातें तो चित्रनगरी में पैदा होने वालों के मन में आती हैं। आप तो दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार के लोग हैं। सुजाता आक्रोश के साथ खड़ी हो गई। चलो मम्मी। वर्षा भी खड़ी हो गई। मम्मी को उठने में कुछ क्षण लगे। वर्धन परिवार लंबे समय से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, अपने परिवार से कहीं ज़्यादा और आत्मीय। आज उसकी होते होते रह जाने वाली ननद और सास पहली बार उसके घर आई थी और विद्वेष भाव से बाहर जा रही थी। नहीं, उन्हें रोकने का कोई अर्थ नहीं। जो रास्ता उसे चुनना पड़ गया था वह अलग और एकाकी था। देखो हर्ष, तुम्हारे बाद क्या हो रहा है? उसने ठंडी सांस लेकर सोचा। कुछ महीने बाहरी दुनिया से साक्षात विकट और दारुण था। कुछ लोग अश्लील मुस्कान देते थे जैसे अजय और कंचन प्रभा, कुछ आंखें चुराते थे जैसे नंदा व हुसैन, कुछ ने पारिवारिक उत्सवों में उसे बुलाना बंद कर दिया था जैसे इरावती। चंद्रप्रकाश के फोनों की श्रृंखला टूट गई थी। सुमंत ने अपनी कंपनी के एक जलसे में जरूर बुलाया था, लेकिन अब उसके आगे अकेली जिंदगी कैसे कटेगी वाले सदाबहार सवाल रखना छोड़ दिया था। वर्षा की पूरी एकाग्रता अब अपने काम पे थी। सुबह तड़के निकलती और आधी रात को लौटती। नींद की गोलियां, मदिरा इत्यादि कब की बंद हो चुकी थी। शिशु साहित्य का छोटा मोटा संग्रह अलमारी में जमा हो गया था। जब भी समय मिलता पन्ने पलटने लगती। अभी तक बच्चों के प्रति उसने विशेष ध्यान नहीं दिया था। धारणा यही बनी हुई थी कि जैसे फल फूल पौधे होते हैं, पंछी होते हैं, वैसे भी बच्चे होते हैं। पर पेट के धीरे धीरे उभरने के साथ साथ सजगता पनपने लगी थी। आते जाते किसी बच्चे से सामना होता तो वर्षा हल्की मुस्कान से उसका सूक्ष्म परीक्षण करने लगती। उसकी अटपटी चाल, हाव भाव, बोलने का ढंग प्रकृति में इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वह जननी है, वर्षा ने सोचा। दिव्या और शिवानी के पत्रों से मनोबल बढ़ा। किशोर हेमलता नियमित रूप से लिखते थे। जीजा ने मौसम की बधाइयों का कार्ड भेजा था। जीजी और महादेव भाई मौन थे। जब पंख प्रवाह अपने चरम तक पहुंचा तो पिता का पत्र आया था। कवि कुलगुरु ने लिखा है, सीता पे लगाए हुए भीषण कलंक की बात सुनकर राम का हृदय वैसे ही फट गया जैसे घन की चोट से तपाया हुआ लोहा फट जाता है। वे मन में सोचते रहे कि अब दो ही उपाय बच रहे हैं, या तो इस बात को अनसुनी कर दूं या फिर निर्दोष पत्नी को सदा के लिए छोड़ दूं। उस समय उनका चित्त हिंडोला बना हुआ था। वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे, पर उस कलंक को मिटाने का कोई और रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। सो उन्होंने सोचा कि सीता का त्याग करके यह कलंक मिटाना चाहिए, क्योंकि यशस्वियों को अपना यश सबसे प्रिय होता है। उदास मुंह से अपने भाइयों को बुलाकर राम बोले, यद्यपि मैं सदाचारी होने के कारण पवित्र हूँ, फिर भी जैसे भाप पड़ने से स्वच्छ दर्पण भी धुंधला हो जाता है, वैसे ही देखो सूर्यवंशी राजर्षियों के कुल में मेरे कारण कलंक लग गया है। जैसे पानी के ऊपर तेल की बूंदें फैल जाती है, वैसे ही इस समय घर में मेरी निंदा फैल रही है। इसलिए जैसे हाथी अपने अलान से खींचकर उसे उखाड़ने की चेष्टा करने लगता है, वैसे ही मैं भी अपने इस कलंक को सह नहीं पा रहा हूँ। इस समय यद्यपि सीता को पुत्र होने वाला है, तो भी अपना कलंक मिटाने के लिए मैं सब मुंह तोड़कर उसे वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे पिता की आज्ञा से मैंने राज्य छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर बदनामी सत्य से अधिक बलवती होती है। देखो, निर्मल चंद्रबिंब पर पड़ी पृथ्वी की छाया को लोग चंद्रमा का कलंक कहते हैं, पर मिथ्या होने पर भी सारा संसार इसे ही ठीक मानता है। वर्षा की आंखें सजल हो गई। देर तक उदास बैठी रही, फिर अलमारी खोलकर पत्र उसी 100 के नोट के पास सहेज कर रख दिया जिसे सिल्वर सेंड में जाते समय पिता बेटी के घर में भोजन के मूल्य के स्वरूप दे गए थे। दीदी, हर्ष भैया की मम्मी आई हैं, जुनकी ने आशंका के साथ सूचना दी। वर्षा को क्लिनिक से लौटे 5वां दिन था। पौंड का शिशु हुआ था, हर्ष की तरह गोरा, पर नक्श मां पर गए थे। अभी इतराओ मत, रीटा ने कहा था। बच्चे के फीचर साल भर में शक्ल लेते हैं। रीटा दिन में काफी समय उसका प्रशिक्षण करने आ जाती थी। रीटा ने दूध की एक बूंद उल्टी हथेली पे गिराकर उसकी गर्माहट अनुभव की, फिर निप्पल बच्चे के मुंह में देने लगी। एक क्षेत्र में तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया है, पर दूसरे में मैं तुम्हें काफी सिखा सकती हूँ। वर्षा ने मुस्कान से सहमति प्रकट की और मोह भरे कौतुक से बच्चे को देखती रही। अब वह संपूर्ण स्त्री बन गई है, जननी, लेकिन पत्नी बने बिना। इस एक सोपान का उसने उल्लंघन कर दिया। डॉक्टर मेहता अगर मित्र न होती तो क्लिनिक में दाखिला मुश्किल था। प्रसव के बाद जब बच्चा पहली बार उसके बगल में लेटाया गया था तो शिशु को देखने की ललक के बाद वर्षा की दूसरी चाह यही हुई थी, काश आज हर्ष होता। इन 5 दिनों में कितनी बार यह बात उसके मन में आई है। एक और
उसे पहले से भी अकेला बना गई है, दूसरी ओर शिशु के साथ का बंधन और दृढ़ करती गई है। मम्मी के आने की सूचना से वर्षा को ताज्जुब नहीं हुआ। सिल्वर सैंड से प्रस्थान के बाद सुजाता से कोई संपर्क नहीं था, पर मम्मी ने नियमित रूप से उसे फोन करके उसका हाल पूछा था, हिदायतें दी थी और 2-3 बार सिसकने भी लगी थी। नवीन मामा और मामी अन्नू भी बराबर संपर्क रखे हुए थे और प्रसव के दिन ही क्लिनिक में आए थे। अन्नू ने बताया था वर्षा के कारण मम्मी और सुजाता में संघर्ष चल रहा है। आइए मम्मी, वर्षा ने उठकर अभ्यर्थना की। मम्मी छड़ी के सहारे आगे बढ़ने लगी तो वर्षा ने तुरंत आगे बढ़कर सहारा दिया। मम्मी ने जैसी दृष्टि से बच्चे को देखा, वर्षा पिघल गई। फिर उसका चुम्बन लेकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। फिर वंश परंपरा के अटूट रह जाने सुख था या हर्ष की अनुपस्थिति का दुख या दोनों कि मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो भाग्य का खेल, मम्मी रूधे गले से बोली। आज के दिन न उसके डैडी है न वह। वर्षा कुछ न कह पाई, बस मम्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रीटा निशब्द बाहर चली गई थी। थोड़ी चुप्पी के बाद मम्मी ने आंसू पोंछे, फिर बैग से एक कागज निकाला। अपने पुरोहित से बच्चे की कुंडली बनवाई है। वर्षा को इसका ध्यान ही नहीं रहा था। उसने मुस्कान से बच्चे की कुंडली ले ली। सुजाता मुझसे रूठी हुई है। मम्मी वर्षा की ओर देख रही थी। वर्षा की आंखें झुक गई। अब इसे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। मैंने वही किया है जो न्याय की मांग है। मम्मी ने कुछ और कागज निकाले। बसंत विहार का बंगला बच्चे के नाम किया है। मुंड्रिका का फ्लैट सुजाता का है। उसके डैडी ने जो फिक्स डिपॉजिट, शेयर और कैश छोड़ा है वह दोनों बच्चों में आधा आधा बटा है। तुम्हें अगले महीने एक दिन के लिए दिल्ली आना होगा। मेरे सामने ही बंगले का पोजेशन ले लो। नवीन से कह दिया है, वह भी साथ आएगा। मुझे पूरा विश्वास है हर्ष के डैडी की आत्मा मुझसे सहमत होगी। उपसंहार। प्रेम की अंतिम परिभाषा। दीदी, दरवाजे के बाहर झुमकी की हल्की पुकार सुनाई दी। आओ। वर्षा ने करवट बदली। नींद थोड़ी देर पहले टूट चुकी थी, पर थोड़ी थकान और सुस्ती थी। रूप सारे अखबार लेकर आया है, झुमकी ने मुस्कान के साथ सूचना दी। वर्षा भी मुस्कुराई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। उसने छोटी सी अंगड़ाई ली। झुमकी ने एयर कंडीशनर बंद कर दिया, खिड़की खोली और पर्दा हटाया। बाहर दुबका उजाला भीतर घुस आया। वर्षा ने गर्दन मोड़ी। समुद्र शांत था। सतह अलग अलग रेखाओं में झिलमिला रही थी। दीदी, चाय यहीं तो कि बाहर आओगी? बाहर आती हूँ। रूप का सुबह सुबह आना उसे अच्छा लगा। थोड़ी देर गपशप हो जाएगी। वह बाथरूम में आ गई। मुंह पर पानी के छींटे दिए, फिर नरम तौलिए में मुंह छिपा लिया। गाउन पहनते हुए अपने अक्स पे निगाह पड़ी। चेहरा तनिक भर गया था। आंखों में भी अब पहले के जैसा खालीपन नहीं था। गुड मॉर्निंग। रूप 2 टोस्टों के बीच ऑमलेट की परत जमाते हुए मुस्कुराया। आप तो जानती हैं मुझे स्ट्रगल में भूख ज्यादा लगती है। वर्षा मुस्कान के साथ कारपेट पर बैठ गई। ट्रे अपने पास खींचकर दोनों प्यालों में चाय बनाने लगी। मुझे मुंबई में काफी बेगानापन महसूस होता है। रूप प्लेट में जैम डालता हुआ बोला। अपरिचय के सह्याद्री काटते जाओ। वर्षा मुस्कुराई। अंतरंगता की जू ए सीर निकल आएगी। रूप को उसने पिछले साल मेघदूत थिएटर में दी रोज टैटू में देखा था। बहुत प्रभावित हुई। बैक स्टेज जाकर बधाई दी। आदित्य सूर्यभान और हर्षवर्धन की परंपरा को रूप आगे ले जाएगा। शालिनी कात्यायन ने अपनी समीक्षा घोषणा की थी। सत्र समाप्त होने पर रूप ने रिपटरी छोड़ दी थी। रिव्यूज देखिए ना। देखती हूँ। वर्षा ने चाय का घूंट लिया। उम्र बढ़ने के साथ अब समीक्षाओं के लिए सिर्फ उत्सुकता रह गई थी, पहले जैसी थरथराती बेताबी नहीं। इंडियन पोस्ट में डिक्टेटर पर 3 पैराग्राफ हैं और आप पर 2 और मुझे सिर्फ 3 जुमलों में निपटा दिया गया है। रूप ने बनावटी नाराजगी दिखाई। तुम्हारे ऊपर भी 3 पैराग्राफ लिखे जाएंगे। वर्षा मुस्कुराई। थोड़ा सब्र करो। डॉक्टर अटल ने 2 महीने मुंबई रहकर वर्षा की संस्था कुतुब मीनार यूनिट के लिए ए डे बाय द सी निर्देशित किया था। वर्षा यही नाटक करना चाहती थी, पर मुंबई में समर्थ निर्देशक नहीं मिल रहा था। आदित्य चतुर्भुज, चिंतामणि सबने उसे निरुत्साहित किया, पर उसने हिम्मत करके डॉक्टर अटल को छोटा सा पत्र लिख दिया। हफ्ते भर बाद उनका हामी का उत्तर आ गया था। अब मैं विषाद कक्ष से बाहर आ गई हूँ, वर्षा ने हुलसकर सोचा था। हर्ष के निधन को 1 वर्ष हो चुका था। सुजाता ने बरसी मनाई थी, पर वर्षा को नहीं बुलाया था। 5 महीने पहले नींद में ही मम्मी की सांस टूट गई थी। वर्षा संवेदना प्रकट करने के लिए मुंड्रिका गई थी। सुजाता को अभिवादन करके एक और बैठ गई। दर्जन भर लोग रहे होंगे। सुजाता ने उससे कोई बात नहीं की। योगेश अलबत्ता अच्छी तरह मिले थे और नवीन मामा, मामी और अन्नू ने यह छिपाने की कोशिश नहीं की कि वर्षा के साथ उनका कैसा नाता है। थोड़ी देर बाद सुजाता को अभिवादन करके वह बाहर चली आई थी। मैं 10 तक गिनती हूँ। 1। झुमकी ने दूध का गिलास हेमंत के मुंह से लगा दिया, जो ब्लॉक के बीच आत्मलीन कुछ बनाने में व्यस्त था। दीदी, मैं दोपहर को फार्म चली जाऊं, झुमकी बोली। इतवार को तुम्हारे साथ लौट आऊंगी। 3 महीने पहले लक्ष्मण से झुमकी का ब्याह हो गया था। लक्ष्मण ने फार्म का दायित्व संभाल लिया था। झुमकी फार्म आती जाती रहती थी, पर सिल्वर सैंड छोड़ने को राजी नहीं थी। वर्षा को भी यह बंदोबस्त पसंद था। झिल्ली को फोन कर देती हूँ, लंच टाइम में हेमंत को ले आएगी।
ठीक है, वर्षा बोली। हेमंत की पहली वर्षगांठ आने वाली थी। वर्षा ने तय किया था बसंत विहार में मनाएगी। सुजाता को निमंत्रण भेजना है या नहीं अभी निश्चय नहीं किया था। नवीन मामा ने कह दिया था उनका पूरा परिवार शामिल होगा। मामी ने बताया था सुजाता मम्मी की वसीयत को चुनौती देने की सोच रही है। वर्षा ने अपने को कानूनी नोटिस पाने के लिए तैयार कर लिया था। मानवीय संबंधों की प्रकृति पर नए सिरे से ताज्जुब हुआ था। जहाँ तक अपने परिवार का सवाल है, स्थिति पहले जैसी ही थी। झिल्ली, किशोर और हेमलता उसके सहयात्री थे। जिज्जी, महादेव भाई और पिता ने अनबोला बांध रखा था। पिता के रुख के पीछे वर्षा पीढ़ी का अंतर रखती आई थी, पर गोपाल मिश्र ने जब हर साल की भांति धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई तो वर्षा को आमंत्रण भेजने से हिचकिचाए नहीं। पीढ़ी का अंतर शायद सिर्फ शाहजहांपुर में ही लागू होता है, वर्षा ने सोचा था। अगले महीने वर्षा को शाहजहांपुर जाना था। मगन लाल जी नगर पिता बन गए थे। वर्षा का नागरिक अभिनंदन होना था। उसे मालूम नहीं था कि पिता समारोह में शामिल होंगे या नहीं। वर्षा ने तय किया था चौवन सुल्तानगंज पहुँच कर पिता को प्रणाम करेगी, फिर हेमंत से कहेगी नाना के पांव छुओ। इसके बाद क्या होगा वह नहीं जानती थी। गुड मॉर्निंग मैडम। गोस्वामी भीतर आए। खट्टर साहब को सुबह की शिफ्ट दे दी है। पिल्लौजी का इंस्टॉलमेंट शाम तक आ जाएगा। हैदराबाद से राव जी आ गए हैं, उन्हें बात करने के लिए लोकेशन पे ले आऊं। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। जब वर्षा करदम क्रीड़ा का निशाना थी तब नीरजा की फिल्म रिलीज हुई थी। बहुत सफल रही। पांडे ने प्रमुदित भाव से नंबर 1 की घोषणा करते हुए मूल्य बढ़ाने पे बल दिया। विमल और नारंग की सलाह मानते हुए वर्षा सहमत नहीं हुई। वर्षा, तुम्हारा स्टारडम देह प्रदर्शन पर आधारित 4 दिन की चांदनी जैसा नहीं है कि हर रिलीज पे कीमत बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी 8-10 फिल्में की और जहां 2 फ्लॉप दिए वहीं बाजार से बाहर हो गई। तुम लंबी दौड़ वाली स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्ट्रेस हो। इस शब्दावली पर वर्षा आज भी मुस्कान नहीं दबा पाती। देर तक टिके रहने के लिए निर्माताओं के बीच अपनी साख को तरजीह दे, बढ़े हुए मूल्य को नहीं। रणनीति की एक कुंजी यह है कि तुम्हारे पुराने निर्माता तुम्हें रिपीट करें। 3 महीने के बाद मालूम हुआ कि शुभकांक्षियों की सम्मति सही थी। जब वर्षा की अगली फिल्म असफल हो गई, इस रिलीज से पहले वर्षा ने पुराने मूल्य पर 2 फिल्में साइन की थी, पर इन निर्माताओं ने उसे हटाने की पेशकश नहीं की। पर पांडे बहुत कटु हो गए। तब कंचन प्रभा व्यावसायिक तुला पे नीचे चली गई थी। उसकी जगह पल्लवी अनंगी द्वारा भरने की संभावना थी। कामुक अटखेलियों से छलकती उसकी नई फिल्म कई केंद्रों में तेजी से जुबली की तरफ बढ़ रही थी। धड़ाधड़ फिल्में साइन करते हुए वह मद्रास से मुंबई आगमन की सोच रही थी। महीने की शुरुआत थी। वर्षा ने सुबह पांडे का मासिक हिसाब कर दिया था। वर्षा को लगा कि आज पांडे किंचित विचलित हैं। फिर अपने को यह कहकर समझा लिया था कि उनके साथ झड़प हो जाने के बाद से वह बढ़ा चढ़ा के सोचने लगी है। उस दिन फिर न पांडे ने फोन किया न आए। वर्षा, कुछ सुना? सुबह नीरजा का फोन आया था। तुम्हारे पांडे ने पल्लवी अनंगी का पल्लू थाम लिया है। 2 दिन बाद पांडे का फोन आया। मैडम, मैं बहुत मजबूर था। मुझे शिकायत नहीं है पांडे जी, वर्षा ने कहा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसे विधि की विडंबना कहा जाए या चित्रनगरी का चमत्कार कि कुछ समय बाद पल्लवी अनंग की रात की रानी और वर्षा के आकाशदीप मुंबई में एक साथ रिलीज हुई। पहली के 12 प्रिंट थे और दूसरी के 2। चौथे हफ्ते में पल्लवी सिर्फ नोवेल्टी में सुबह के शो में देखी जा रही थी और वर्षा 8 थिएटरों में 4 शो में। मैडम बधाइयाँ। पांडे सुबह सुबह गुलदस्ता लेकर सुकुचाए हुए आए थे। आपकी 8 फिल्म हिट हो गई। वर्षा मुस्कुराई। सब हाथ की लकीरों का खेल है। पांडे कुछ क्षण ठिठके। अगर उनके मन में वर्षा के पास लौटने की बात थी तो वर्षा को यह स्वीकार नहीं था। उनके प्रिय उसूल में वर्षा का विश्वास नहीं था। अ स्टार इज अ गुड एज हिज लेटेस्ट फिल्म। तुमने तो कहा था पार्टी है। वर्षा को थोड़ा ताज्जुब हुआ। सिद्धार्थ ने हामी में सिर हिलाया। पर यहाँ तो कोई नहीं है। पार्टी की परिभाषा के अनुसार कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक मेजबान और एक मेहमान। सिद्धार्थ ने अपनी और उसकी ओर संकेत किया। वे दोनों हैं। वर्षा मुस्कान के साथ सोफे पे बैठ गई। वह 2 महीनों के बाद स्वदेश लौटी थी। पेरिस में उसकी फिल्मों का पुनरावलोकन था। फिर पश्चिमी यूरोप में 4 जगह पैलेस ऑफ होफ की रिलीज पर उसे बुलाया गया था। फिर लॉस एंजल्स में 2 हफ्ते वह जेनेट की हाउस गेस्ट रही। फिर कनाडा में 1 सप्ताह शिवानी के साथ बिताया। चीयर्स। सिद्धार्थ मुस्कुराया। वर्षा ने ग्लास ऊपर उठाया, फिर एक घूंट लिया। जेट लैग के बावजूद ताजा लग रही हो। अपनी मिट्टी का असर है। वर्षा को वह आलोड़न याद आया जिससे सहार उतरने पर वह थरथरा गई थी। उसका एक कारण नन्हा हेमंत भी था। झिल्ली से उसे लेकर कलेजे से लगाते हुए आंखें सजल हो गई थी। यह मीडिया में तुम्हारे नए प्रस्तावों की कई सुर्खियां बनी। सिद्धार्थ ने कबाब की प्लेट आगे बढ़ाई। 3 प्रस्ताव थे। वर्षा ने एक टुकड़ा मुंह में रखा। एक साइंस फिक्शन था। एक अनजाने प्लेनेट की लड़की स्पेसशिप की खराबी की वजह से अमेरिका में फंस जाती है। विषय मुझे पसंद नहीं आया। एक फ्रेंच प्रस्ताव दिलचस्प है। एक फ्रेंच युवक जो
इंडोलॉजिस्ट है, सर्दियों में नई दिल्ली आता है और एक हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी लेक्चरर से उसका प्रेम होता है। वयस्क प्रेम कहानी है। दूसरा प्रस्ताव न्यूयॉर्क के एक भारतीय व्यवसायिक का है। एक भारतीय नृत्यांगना न्यूयॉर्क पहुंचती है जहां सांस्कृतिक धक्कों के बीच एक से उसका प्रेम होता है। इसकी कहानी में भावनात्मक संघर्ष की बहुत संभावनाएं हैं। सिद्धार्थ बोला, मुश्किल यही है कि मैं डांसर नहीं हूँ। क्यों, तुम नाच तो लेती हो। आर्ट फिल्म का शेड्यूल खत्म होने की खुशी में 2-4 ठुमके लगा लेना एक बात है, भारतनाट्यम कथक दूसरी बात। फिल्म में नाच मैनेज हो जाते हैं, बदन किसी का होता है, क्लोजअप किसी के। मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैंने कहा है या तो नाच को किसी और कला रूप में बदलने की सोचिए या फिर मेरी जगह किसी डांसर को ही ले लीजिए। सिद्धार्थ ने इनकार में सिर हिलाया। वह डांसर अभिनेत्री नहीं होगी। हम डांस को मैनेज कर सकते हैं, अभिनय को नहीं। फिल्म नाच के गहरे नाटकीय दृश्यों में संवेदनशील अभिनय का स्थानापन्न नहीं हो सकता। कथा फिल्म डांस की डॉक्यूमेंट्री नहीं, मानवीय अनुभूतियों की धूप छां यात्रा होती है। पर वर्षा ने पल भर सिद्धार्थ को देखा। क्या बात है, तुम सौंदर्य बोधीय तर्क देते हो तो मुझे सहमत होने में देर नहीं लगती। हॉलीवुड के लोग सिर्फ व्यावसायिक तर्क देते हैं, तुम व्यावसायिक तर्क नहीं सुनती, तभी तो पांडे जी ने तुमसे विदा ले ली। दोनों हंसे। काफी दिनों के बाद अकेले बैठने का अवसर मिला था और सिद्धार्थ के घर में पहली बार। आकाशदीप के सिलसिले में सिद्धार्थ ही उसके पास आता जाता था, थोड़ा सुकुचाया हुआ और जल्दी में। देर से पूछ रहा हूँ, सिद्धार्थ मुस्कुराया। तुमने कोई नाच क्यों नहीं सीखा? त्रिवेणी का तो तुम रोज एक चक्कर लगाती थी। वर्षा के सामने पल भर के लिए भूली बिसरी यादों की तरह वे दिन झलक गए। तब मैं रंगमंच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। हल्की मुस्कान के साथ पूरे 25 वर्ष पटरी में स्थापित रहने का अपना निर्णय याद आया। फिर पटरी का अपना पिछला चक्कर। सारे चेहरे नए थे। नई अभिनेत्रियों की सनातन शिकायत अंततः रंग लाई थी। अर्चना और ममता को स्कूल में अभिनय के प्रशिक्षण के लिए बुला लिया गया था। सूर्यभान ने भी इस्तीफा दे दिया था। वे चाणक्य धारावाहिक में 10,000 प्रति एपिसोड के पारिश्रमिक पे केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। वर्षा कुछ क्षण पूर्वाभ्यास वाले यातना कक्ष में अकेली खड़ी रही, फिर सिर झुकाए बाहर निकल आई। मैच्योर हो रहे हैं। सिद्धार्थ सिगरेट सुलगाने लगा। एक फिल्म छोटे बजट की है, मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। दूसरी महंगी होगी क्योंकि बैकग्राउंड कॉर्पोरेट सेक्टर का है। मार्च में तुम्हारी डेट्स की क्या स्थिति है? डायरी देखनी पड़ेगी, वर्षा बोली। झुमकी को फोन करूं? अरे ऐसी जल्दी नहीं, 2-4 दिन में बता देना। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। मैं कौन सी फिल्म में हूँ? दोनों में, सिद्धार्थ मुस्कुराया। मैं क्या करूं, जब भी कोई विषय सोचता हूँ नायिका के रूप में तुम्हारा ही इमेज सामने आने लगता है। सिद्धार्थ एकटक उसकी ओर देख रहा था, वही गहन दृष्टि जो मन में उतरने लगती है। हर्ष के निधन के बाद जब पंख प्रवाह में सुखबुगाहट शुरू हुई थी तो सिद्धार्थ ने उसे छोटा सा पत्र भेजा था। इस समय तुम पे जो बीत रही है उसकी कल्पना ही कर सकता हूँ। आधी रात के निंद्राहीन पल में याद रखना कि किसी की संवेदना तुम्हारे साथ है। वर्षा, मुझसे शादी करोगी? जब सिद्धार्थ ने उसका नाम लिया तब उसकी खोई सी दृष्टि कैसेट संग्रह पे थी। उसने समझा कि सिद्धार्थ किसी कैसेट को देखने की पेशकश रखने वाला है। यह बात सुनकर उसकी सारी चेतना पल भर को आंखों में इकट्ठी हो गई। फिर दिल धीरे धीरे अपने समतल ताल पे लौटने लगा। कई निर्देशकों ने नायिकाओं के साथ शादी की है। सिद्धार्थ के चेहरे पे जानी पहचानी संजीदगी आ गई थी। उनमें से कुछ ने ऐसे बयान दिए हैं कि यह सिर्फ भावनात्मक नाता है, इसका कोई पेशेवर पहलू नहीं। यह बात तुम्हारे आगे मैं अभी ही साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरे तुम्हारे संबंध बिल्कुल पेशेवर रहेंगे। मेरी फिल्म का तुम अपने नियमानुसार पारिश्रमिक लोगी। मेरा बैंक खाता तुम्हारे साथ साझा होगा। तुम्हारे खाते और जायदाद से मेरा कोई संबंध नहीं होगा और तुम मेरे घर में रहोगी। इस फ्लैट में जल्दी ही मेरा दफ्तर खुलेगा। रहने के लिए बड़ी जगह ले रहा हूँ। जितनी सुविधाओं की तुम आदी हो उतनी मैं जुटा लूंगा। तुम्हें पता नहीं होगा, मुझे 52 एपिसोड्स के सीरियल का अप्रूवल मिला है। सिद्धार्थ थोड़ा तनाव में आया लग रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि बच्चा हमारे साथ रहेगा। वर्षा के मुंह से गहरी सांस निकली। एकाएक ऐसे प्रस्ताव से बिजली का झटका सा लगा था। धीरे धीरे वर्षा अंधेरे की वादी से तो निकल आई थी, लेकिन स्मृतियों का कंटक पथ चल रहा था। लगता था अभी चलेगा देर तक, शायद आखिर तक। आहिस्ता आहिस्ता हर्षविहीन जिंदगी की आदत पड़ने लगी थी। आसंग जो पहले चेतना में केंद्रीय थे अब क्रमशः धुंधलाते हुए पृष्ठभूमि में आने लगे थे। अनुपस्थित हर्ष को संबोधित करना कम हो गया था। खसी हुई जीवन शैली में अवकाश के 2-4 पल मिलते तो अपने भावनात्मक अकेलेपन का एहसास होता। 2 पुरुषों ने थोड़ी मैत्री परिधि में कदम रखा था। दिल्ली के पुराने परिचित चित्रकार असीम अब मुंबई आ गए थे। न्यूयॉर्क के एक NRI सुशील भी वर्षा को पसंद आए थे। फिल्म की योजना को अंतिम रूप देने के लिए वह जल्दी ही मुंबई आ रहे थे। भीतर की हल्की मुस्कान के साथ वर्षा ने सोचा, अब मैं चुनाव करूंगी तो कसौटी काली गुल्ला की ही होगी। किसी को प्रेम करने का अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति के बगल में तुम वृद्ध होने के लिए तैयार हो। आखिरकार वर्षा को प्रेम की अंतिम परिभाषा मिल ही गई थी। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, वर्षा ने धीमे स्वर में कहा।
बाग में उजली चांदनी झर रही थी। कसी हुई घास, पौधों और पेड़ों की टहनियों पे शुभ्रता की झीनी परत लगी हुई थी। हवा निर्दोष थी। आसपास गहरा मौन था। मौन की ऐसी प्रकृति मैंने यहीं महसूस की है, वर्षा ने सोचा। पीछे कॉटेज की खिड़कियों में उजाला भरा था, जिसकी धवल पृष्ठभूमि में पौधे हिलडुल रहे थे। हवा का झोंका आया तो मेज पे रखे पन्ने फड़फड़ाने लगे। अगले महीने मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वंदना भावलकर द्वारा लिखित वर्षा के मौसम की कला यात्रा का विमोचन होना था। तुम्हारी रचनाशीलता का एक चरण पूरा हो रहा है, वंदना ने शाम को यही पूछा था। इस 100 पान की समाप्ति पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? वर्षा कुछ क्षण सामने देखती रही। पश्चिम आकाश के एक कोने में गोलाकार पीलापन विलीन हो रहा था। आसपास धुआंरे से लाल, कथई और बैंगनी धब्बे कसमसाते हुए हर पल अपनी छाया बदल रहे थे। मुझे काफी संतोष है, वर्षा ने धीरे से कहा, पर साथ ही एक नामालूम सी उदासी भी है। उसे आशा महल की शूटिंग के दौरान रॉबर्ट से हुई अंतरंग बातचीत के बाद की अपनी प्रतिक्रिया याद आई। कुछ झीना अवसाद, थोड़ा गुनगुना पछतावा और अपने आप पे तनिक झिझका सा संदेह। आयु के एक पड़ाव तक पहुंचने पर कुछ रचनाशील, संवेदनशील व्यक्ति भीतरी खालीपन, हल्के आक्रोश और बेचैन करने वाली अर्थहीनता से जूझने लगते हैं, खासकर शो बिजनेस से जुड़े हुए लोग, क्योंकि चुनौतियां, तनाव और दर्द भरे विरोधाभास उनके आसपास बहुत हैं। वर्षा टेप रिकॉर्डर की ओर देखती रही, जिसके स्पूल धीरे धीरे घूम रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीगल की नानी की मान्यता स्वीकार कर ली है कि जिस चीज का हमारे पेशे में महत्व है वह यश नहीं बल्कि सहने की क्षमता है। अपना दायित्व निभाओ और विश्वास रखो। वंदना अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगी। मौन एकाएक टूटा। प्रिया के बढ़े हुए हाथ को देख के हेमंत चीख उठा। वह लक्ष्मण की नकल में क्यारी के पास उखड़ू बैठा अपनी छोटी सी खुरपी से घास पात उखाड़ रहा था। कुर्बुक उसके सामने अलसाई सी बैठी थी। सिल्वर सैंड की तुलना में फार्म हेमंत को बहुत प्रिय था। सब्जियां तोड़ना, हैंडपंप चलाना, गाय बछड़े को दाना पानी देना, ये काम उसे बहुत लुभाते थे। सुबह उठते ही कमान से छूटे तीर की तरह वो फार्म में गुम हो जाता। झुमकी दूध का गिलास लिए इधर उधर पुकारती फिरती। प्रिया बेंत की कुर्सी पर चुपचाप बैठी। दिव्या ने देर के बाद मुंह खोला। मम्मी, सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं। मन से खुरपी छीनने की प्रक्रिया में प्रिया ने कहा। धुल जाएंगे, दिव्या अपने परिचित स्थिर में बोली। अपने ऊपर भी कितनी मिट्टी डाल रखी है, उसे भी धो दूंगी। नीली पीली मिनी डिस्को ड्रेस की जेबों में हाथ डाले प्रिया ने घूर कर हेमंत को देखा। गंदा लड़का। खुरपी छीने जाने का डर खत्म होते ही हेमंत फिर क्यारी पर झुक गया था, आसपास से बिल्कुल निर्लिप्त। अब हेमंत अपने पिता के बारे में सवाल पूछना शुरू करेगा। वर्षा ने आंखें खोली तो कुछ वैसा ही लगा जैसे डुबकी के बाद पानी की सतह पे ऊपर आते हुए लगता है। ठहरी खामोशी टूटी और अंधेरे से बाहर आने पर रोशनी का बदला हुआ रंग झिलमिलाने लगा। उसे भी जवाब दूंगी, वर्षा ने गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कान से जोड़ा। जिंदगी भर यही तो किया है। आसपास की चुप्पी में कामगारों की झोपड़ियों की दिशा से बांसुरी का मध्यम स्वर सुनाई दिया। वर्षा उठकर मेज के पास आई, बर्फ की डोलची में लगी वाइन की बोतल उठाई और 2 गिलास ढालने लगी। लॉन में मोटी दरी पे सफेद चादर बिछी थी, ऊपर कुशन रखे थे, मेज पे चम्मच गिलासों के साथ प्लेटें लगी थी। दिव्या झूले पे बैठी थी। वे जरा सा हिली तो मैक्सी के गले की पाइपिंग और माथे की लट की सफेदी चमक उठी। दिव्या थकी लग रही है, आराम कुर्सी पे बैठोगी या कुशन दूं? मैं ठीक हूँ, दिव्या ग्लास लेते हुए मंद स्मित से बोली। इस समय कोई कह सकता है कि दिव्या इस संसार में शायद थोड़े समय की मेहमान है, वर्षा ने सोचा। पिछले दिनों ब्रोंकोस्कोपी से मालूम हुआ था दिव्या को श्वास नली का कैंसर है। दिव्या के आत्मनियंत्रण में ढील नहीं आई थी। उनका हाथ थामे वर्षा सुन्न बैठी रही। संसार की व्यवस्था में ऐसी बुनियादी अतर्क संगति क्यों है? क्या यह दिव्या के जाने की उम्र है? वह दिव्या के बिना अपनी दुनिया की कल्पना कर सकती है? रात को रोहन को लखनऊ फोन किया तो वे रो पड़े। वर्षा ने बहुत दिनों के बाद और रोहन के संदर्भ में पहली बार दिव्या का भीगा स्वर सुना। रोहन, तुम ऐसे करोगे तो प्रिया को कौन संभालेगा? प्रिया को अभी नहीं बताया गया था। दिव्या ने यह दायित्व वर्षा को सौंपा था। वर्षा ने सोचा था कल सुबह प्रिया को फार्म घुमाने के बहाने ले जाएगी। पार पहुंचकर लक्ष्मण ने आंसू रोककर उधे गले से सीता को पति द्वारा त्याग दिए जाने का निर्णय इस प्रकार सुनाया जैसे कोई भयंकर बादल ओले बरसा रहा हो। उसे रघुवंश की याद आई। कैसी होगी प्रिया की प्रतिक्रिया? क्या वह फूट पड़ेगी, पेड़ के तने से माथा ठोकते हुए बिलखने लगेगी, या चुपचाप आंसू बहाती आंखों से सामने देखती रहेगी? वह क्या कहकर प्रिया को धीरज बंधाएगी कि अभी हताश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ऑपरेशन सफल हो और मालूम पड़े कि अभी रोग व्याप्ति नहीं हुई है तो दिव्या हमारे बीच अपनी सामान्य जिंदगी जिएंगी। बस बीच बीच में परीक्षण होते रहेंगे, पर अगर मालूम पड़े कि रोग व्याप्ति की अवस्था पीछे निकल चुकी है तो? कल का दिन प्रिया की अब तक की जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक और दुखद दिन होगा।
अगर प्रिया के जैसी भूमिका कभी वर्षा को मिले तो वह किस तरह उसे निभाना बेहतर समझेगी। वर्षा को प्रागैतिहासिक काल में शाहजहांपुर की वह गहराती शाम याद आई जब रोहन और मिट्ठू 3 दिन रहकर लखनऊ वापस लौट गए थे। तब दिव्या और वर्षा दोनों उदास थी। दिव्या के लिए तो वह कुछ नहीं कर सकती थी, पर दिव्या ने उसे धीरज बंधाया था। अगर ड्रामा स्कूल में प्रवेश न मिले तो लखनऊ में मेरे पास रहना, तुम्हारी वैकल्पिक जिंदगी का बंदोबस्त हो चुका है। कुछ समय के बाद मैं आज की इस शाम को ऐसी ही गहनता के साथ याद करूंगी, वर्षा ने सोचा। रोहन से तुम भी कहना कि इलाज के लिए विदेश जाने का विचार छोड़ दे, दिव्या बोली। मैं अपनी आखिरी सांसें अपनी धरती पे ही लेना चाहती हूँ। वर्षा इससे सहमत नहीं थी, पर फिलहाल उनकी इच्छा के सम्मान के कारण चुप रही। बस एक ही इच्छा रह गई है कि अनुपस्थित होने से पहले तुम्हें दुल्हन बनी देख लो, दिव्या मुस्कुराई। कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो जिंदगी में आस्था बनी रहती है, वर्षा ने अपनी प्रिय धारणा प्रकट कर दी। प्रिया बाहर निकली तो खिड़कियों की रोशनी में उसकी 3-4 लंबी छाएं एक दूसरे को काटते हुए क्यारियों तक फैल गई। जोएल का फोन आया, घंटे भर में सब पहुंच जाएंगे, नैना, नीरजा, मीरा, सिद्धार्थ। प्रिया उमंग से सूचना दी, कितना मजा आएगा, मैं 2 in 1 यहीं लगा दूंगी और जोएल के साथ डांस करूंगी। पल भर ठिठक कर दिव्या को चेतावनी दे दी, मम्मी आज मुझे जल्दी सोने को मत कहना प्लीज। 2 पल दिव्या को चुप देखकर वर्षा ने सांत्वना दे दी, नहीं कहेंगी। आज की यह पार्टी वह रद्द कर देना चाहती थी, पर दिव्या ने विरोध किया। इसी बहाने इन लोगों से फिर मिल तो लूंगी, वैसे भी मुझे पार्टी संगीत और खिलखिलाहट अच्छी लगती है। वर्षा चादर पर लेटी थी, सिरहाने कुशन घूंट भरकर गिलास बगल में रख लिया था, जुड़ी हुई हथेलियां सिर के नीचे। पल भर ठिठक्कर प्रिया ने चप्पलें उतारी और वर्षा के पास लेट गई। कुछ क्षण ऊपर देखती रही, फिर मुग्ध भाव से बोली, इट्स सो ब्यूटीफुल। आकाश में सितारे चमक रहे थे, दृष्टि सीमा को भरते हुए अलग अलग कोनों में तारे कुमकुम से झिलमिला रहे थे। देखो तारा टूटा। प्रिया उत्तेजित सी उठी, कुछ मांग लो। वह आंखें बंद किए जल्दी जल्दी बुदबुदाने लगी थी। वर्षा ने दिव्या की ओर देखा, फिर दोनों हल्के से मुस्कुराई। उपन्यास यहीं खत्म होता है। कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। बाय।